नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पता है कि रिटेल बैंकिंग का पेपर 29 अक्टूबर को है, तो आज के सेशन में बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि जो मई में एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर में रिटेल बैंकिंग में कौन से मॉडल से, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए, तो एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें बेसिकली किन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो जितने भी हमारे बैंकर इस सेशन को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करो, हर सोशल मीडिया पे से शेयर कर दे एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितने भी हमारे बैंकर आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जल्दी से ओली बोट यूट्यूब JIB CIB को पहला काम तो सब्सक्राइब करिए एवरीवन, एंड अपने फ़ोन में इस ऐप को करिए डाउनलोड, जिनसे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते। देखिए, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं वो लगभग तो नहीं होते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश रखी है एज पर माई रिसर्च कि जो क्वेश्चन हो एकदम एग्जैक्ट हो, बट कम से कम हमें ये पता भी चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीवन। RBWM विथ राजीव मिश्रा स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट करिए। पूछा क्या गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ATM स्टार्टेड बाय NBFC। एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए, स्टार्टेड बाय NBFC। ओके, पहला वाइट लेवल ATM, सेकेंड ब्राउन लेवल ATM। आप अपने को बस एनालाइज करिएगा कि अगर सेम तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी होगी। पिंक लेवल ATM, ऑल, लेट मी नो एवरीवन। तो देखिए, जिस ATM में, अगर मैं बोलूं जिस ATM में बैंक का लोगो हो, जिस ATM में बैंक का लोगो हो, है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM, PNB ATM, बैंक का लोगो, तो उसे हम कहते हैं ब्राउन लेवल ATM। यानी उस ATM में जो भी कैश विड्रॉ सिस्टम है, कैश को लेकर वटेवर जो भी ऑपरेशन को लेकर सारा काम बैंक करती है, उसे हम कहते हैं ब्राउन लेवल ATM। ठीक है, जिसको बनाती है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, तो इसको कहते हैं वाइट लेवल ATM। ओके, चलिए। इंडिया का पहला ATM जो था उसका नाम है इंडी कैश, जिसको बनाया था टाटा ने। ओके, sorry, brown level ATM are those automated teller machine where hardware and lease of ATM machine is owned by service provider। यानी ATM सही से काम कर रहा है कि नहीं, ATM में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मशीन काम कर रहा है कि नहीं, AC सही काम से कर रहा है कि नहीं, ये सारा काम सर्विस प्रोवाइडर का, इसे बैंक का कोई लेना देना नहीं है ना। और जो कैश मैनेजमेंट है और नेटवर्क, दो चीज़ याद रखिएगा, कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क, ये बैंकिंग का ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। इंडिया में अगर हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं, अगर हमने लोन लिया 30 लाख रुपए से लेकर अप टू 75 लाख रुपीज़ का लोन, तो आपको बताना है कि LTV रेशियो क्या होगा। इसको कहते हैं लोन टू वैल्यू। 80%, 90%, 75% और 100%। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा एवरीवन, आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मान लीजिए हम बैंक से लोन लेने गए, हाउसिंग लोन 30 लाख रुपए का, तो बैंक कहता है कि इसमें जो 10% मार्जिन होगी वो आपको देना होगा। मतलब कहने का कि जो 90% इसका है वो हमें बैंक ने फिनांस किया, और इसी 90% को हम लोग कहते हैं लोन टू वैल्यू। क्लियर? अगर आपका लोन 30 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपीज़ के बीच में है तो 20% मार्जिन हमें देना होगा। मीन्स 80% जो है वो फिनांस करेगा कौन? बैंक। तो एलटीवी क्या हो गया? 80%। अगर हमारा लोन 75 लाख रुपीज़ से एवब का है, उस केस में मार्जिन मनी कितनी होती है? 25%। यानी कि जो बैंक का एलटीवी हो गया वो कितनी है? 75%। जो मार्जिन है ये एज पर द गाइडलाइन है, ठीक है। 90% ऑफ लोन अप टू ₹30 लाख, मैक्सिमम 80% 30 to 75 lakhs एंड 75% एवो 75। ये हो गया आपका एलटीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एवरीवन। इसमें कहीं कोई तो डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? तो इसीलिए पूछ रहा था। देखिए 30 से 75 के बीच में यानी हमारा ये होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया? 80%। क्लियर एवरीवन? चलिए अगला। पिछले साल पीपीपी, रिटेल बैंकिंग दोनों में आया था ओवीडी से लेकर, और इस भी आर भी आया है पीपीपी ओवीडी से लेकर एक क्वेश्चन। पैन कार्ड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है और टोटल 6 डॉक्यूमेंट होते हैं, याद रखिएगा। एक पासपोर्ट होता है, एक डीएल होता है, एक आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, एक आपका जॉब कार्ड है, लाइक नरेगा या कोई भी अगर आप किसी में जॉब करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? ऑल। और यही पूछेगा कि देखिए कौन नहीं है। एक आपका क्या हो गया? लेटर का अगर कोई इशू किया गया है, आधार नंबर, तो आधार का को भी ओडीवीडी में डालते हैं। और अगर कोई लेटर इशू किया गया है एनपीआर के द्वारा, विच इज कॉल्ड एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, तो हम इसी भी मानते हैं ओवीडी के अंतर्गत। यानी कि टोटल 6 पार्ट है जो ओवीडी में आते हैं। नौ, मुझे बताइए क्या ओडी फैसिलिटी किसी भी माइनर को मिलती है? यस और नो? ओडी फैसिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे मेरा बैंक में करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो मेरा चेक कभी बाउंस नहीं होगा, बिकॉज मेरा करंट अकाउंट है, तो मेरा चेक क्लियर हो जाएगा। दैट वी कॉल ओडी फैसिलिटी, है ना? तो आंसर आपका होगा नो। क्यों? एक नियम जरा समझिए। एज ऑफ नाउ ए माइनर एबव 10 ईयर, अगर 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो कैन ओपन हिज और हर सिंगल नेम and operate the account with up to a certain limit of the amount fixed by bank। यानी एक certain limit तक ही आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। But minor account should always be in credit balance, उधार नहीं। So bank will not allow a minor account to be overdrawn। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के अकाउंट में 50 लाख रुपए है और उसने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो ऐसा अलाउड नहीं हो सकता है, बिकॉज ये गलत होगा उस बच्चे के साथ ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ए फ्लैट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन with these structure often have few manager with many employee and allow employee to make decision without needing manager approval, offering end-to-end solution product wise for all and 5 none। What is horizontal organization structure? देखिए क्या होता है।
दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी बैंक में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? जिसमें सभी के पास डिसीजन मेकर है, इसमें कोई हायरकी नहीं होगी, बहुत कम मैनेजर्स होते हैं और सभी के पास डिसीजन मेकर पावर होगा। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, है ना। और वर्टिकल में क्या होगा? जैसे लाइक कि आपके बैंक में विच इज कॉल्ड वर्टिकल मॉडल, बिना अप्रूवल के कुछ आप डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। तो वर्टिकल में एक टॉप डाउन बॉटम होता है, ऊपर चेयरमैन, मैनेजर एंड सो ऑन। तो यहां क्या होगा? आंसर हमारा ऑल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? सभी लोग ट्राई टू बी पार्टिसिपेट, एवरीवन जस्ट ट्राई टू बी पार्टिसिपेट। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना सीखेंगे, है ना। नो, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पिरामिड लाइक टॉप डाउन मैनेजमेंट, ऊपर हाई नीचे डाउन। These organizations have clearly defined role with the highest level of leadership at top, followed by middle management, then regular employee. Now, vertical organized model provide functionally across product with customer database orientation and centralized customer data base is used across product. 4 कहता है all, 5 कहता है none. So let me know आंसर क्या होगा इसका। और जितने हमारे बैंकर देख रहे हैं ना, मैं इन सभी को कहना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपके प्लेलिस्ट में इस वीडियो सेव होगा। जब भी रिवीजन करना होगा आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नाउ जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, RRB, ICICI, ये चारों बैंक अलग अलग प्रकार के हैं। इन चारों का मॉडल अलग अलग प्रकार का होगा, समझ रहे हैं। तो हर बैंक का मोटो अलग अलग होता है। कोई काम करता है सबको अलग अलग रोल देगा कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका काम है प्रॉफिट कमाना। कोई फोकस करते हैं फंक्शन पर, और कोई दोनों को मिला लेते हैं। जब मन किया प्रॉफिट पे काम किया, जब मन किया अपने सिस्टम के फंक्शन को और बेहतर कर लिया। तो बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोच फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग डिफर अक्रॉस द बैंक। Different model and are adopted by bank. Which of the following is not a business model used by bank? A strategic business unit, department approach, integrated approach, all, और इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो कह रहा है कौन सा अप्रोच यूज नहीं करते हैं? तो सारा करते हैं सर, बैंक सारा कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा इसीलिए 5 होगा। याद रखिएगा, अगर पूछता है कि बताइए कि फॉरेन बैंक कौन से करते हैं, तो फॉरेन बैंक या प्राइवेट बैंक ये करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वाला अप्रोच। जो इंडिया में PSB बैंक हैं वो फॉलो करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच। और जो छोटी कंपनियां हैं सर, जो छोटी स्मॉल कंपनीज हैं वो इस मॉडल को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा। एवरीवन देखिए, कहता है ऐसा कौन सा अप्रोच है
जिसमें रेदर देन डिवाइडिंग ऑन स्ट्रेटेजिक, इसमें स्ट्रेटजी पे फोकस ना करके बिजनेस फोकस में एक ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन पे काम करती है और टीम परफॉर्मेंस पे काम करती है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस, तो नाम में देखिए लिखा हुआ स्ट्रेटेजिक ना है तो पहला तो नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जब भी बात हो सर फंक्शन की तो आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंटल अप्रोच। तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड। फोर्थ क्या है, नन। तो आंसर हमारा क्या होगा, डिपार्टमेंटल अप्रोच। ठीक है, चलो। और देखिए लिख भी दिया है कि इंडिया में जो पीएसबी बैंक हैं जनरली हैव एडॉप्टेड द डिपार्टमेंटल अप्रोच एज द रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। नाउ एक पॉइंट आता है, चलो इसका आंसर सामने ही आ गया, सॉरी। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो सिबिल के द्वारा हमें स्कोर मिलता है कि हमारी लोन पेइंग कैपेसिटी कैसी है, उसी को तो कहते हैं क्रेडिट स्कोर। टेक स्नैपशॉट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट एंड दो एडवांस एनालिसिस टर्न information into 3-digit number. A credit score is the statistical analysis of person past credit dealing and represent his or her credit discipline. Now, the credit score is assessed based on dealing in credit product like home loan, auto loan, whatever. तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट वन बताइए। क्रेडिट स्कोर कैन बी जनरेटेड बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड इवन बाय सेल्फ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेड एक मैंडेटरी किया है फॉर ऑल इन द कंट्री टू गिव ए फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, फुल free full credit report without any charge or request once a calendar year to individual whose credit history is available। मतलब कहता है कि आपको, अगर आप एक CIC कंपनी है, आप एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, तो यू शुड बी गिवन एटलीस्ट वन टाइम, आपको देना होगा स्कोर। एक किसी भी कस्टमर को मांगता है साल में एक बार फ्री, ठीक है, आंसर CIC। और इंडिया में ये नियम कब से लागू हुआ था सर, ये नियम लागू हुआ था जनवरी 2017 से। नाउ बताइए जल्दी से, इंडिया में कितनी CIC कंपनी है, जल्दी से, इंडिया में कितनी CIC कंपनी है, एवरीवन जल्दी से। टोटल हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, टोटल हाउ मेनी CIC कंपनी। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। और देखिए आपके एग्जाम में इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे गारंटी देता हूं। तो टोटल 4 हैं, उन चारों के नाम देख लीजिए। एक आपका सिबिल है, एक आपका इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, एक आपका एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एक आपका सिर्फ हाई मैट्रिक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अप्रूव्ड बाय RBI। कौन सी इसमें एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है, क्रिसिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, सिबिल। अब इन्होंने पीछे देखा था, एक्चुअली क्रिसिल जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, ओके। चलिए नाउ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मतलब इस ईयर मई में, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी देखिएगा मॉडल B से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे।
देखिए एक नियम क्या होता है, अगर आपका लोन एनपीए बन गया तो नंबर 1 या तो वो होगा स्टैंडर्ड एनपीए, नंबर 2 या तो होगा वो सब स्टैंडर्ड एनपीए, नंबर 3 या तो वो होगा डाउटफुल एनपीए, और या तो होगा सर वो लॉस्ट। लेकिन जैसे एनपीए होने के पहले की जो कंडीशन है कि अगर हमारा कोई भी लोन ड्यू डेट के बाद 90 दिन लगातार पेमेंट नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं एनपीए। बट जैसे ही फर्स्ट डे हुआ ड्यू डेट के बाद का, तभी से बैंक फोकस करते ही कहते कि ये अकाउंट अब हो गया इरेगुलर अकाउंट हो गया, ठीक है। सो अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट चाहे पूरा या पार्टली ओवर ड्यू होता है बिटवीन 1 to 30 डे इज नोन एज SM1, SM2, SM0, इनमें से कोई नहीं। बताइए, यानी अगर आपका लोन जो है ड्यू है स्टार्टिंग में 1 to 30 डेज में, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा गाइस? आइए देख लेते हैं। अगर 1 to 30 में है तो SM0 काउंट करेंगे, 31 to 60 में है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में जाएगा, 61 to 90 में है स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में जाएगा, ठीक है। वेरी और ये बहुत लोगों का गलत हुआ था। एक गाइडलाइन आई थी 2021 में सरफासी को लेकर, जिसमें आरबीआई ने एक स्पेसिफाई किया था मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं MRR, फॉर डिफरेंट एसेट्स क्लासेस फॉर अंडरलाइन लोन्स विथ ओरिजिनल maturity of 24 months or less. The MRR will be what percent of the book value of the loan being securitized, 5%, 10%, 20%. Actually basically MRR क्या पहले समझिए। जब कोई भी बैंक के पास उनके जो लोन पोर्टफोलियो हैं वो हो जाते हैं NPA या उन्हें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने लोन पोर्टफोलियो को सेल करते हैं किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल को, या जिसे हम लोग कहते हैं ARC कंपनी। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ का टोटल लोन पोर्टफोलियो है, तो अगर हमको बेचना है तो एटलीस्ट आपके पास कितना % रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितना % आपको अपने पास मेंटेन करना है, इसके फिर बाकी जो बचा वो आप सेल कर दीजिए। दिस इज कॉल MRR। तो याद रखिएगा 5%। ओके, इसमें एक नियम बड़ा प्यारा सा है, अगर लोन की मैच्योरिटी, ये नियम क्या था, जब 24 मंथ से कम है तो 5%, अगर आपका लोन कोई 24 महीने से ऊपर का है तो उस केस में जो MRR है वो याद रखिएगा हो जाएगा 10%, ठीक है। ओके, यानी लोन अगर 2 साल से कम है तो MRR 5%, अगर लोन 2 साल से एवब का है तो MRR कितना 10%। ऐसा इसलिए किया है, नहीं तो क्या करेंगे बैंक, अपना पूरा पैसा ही बेचना स्टार्ट करेंगे लोन को बैड बैंक को। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनहेल्दी प्रैक्टिस फ्रॉम डेवलपिंग एंड ऑर्डर टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द ओरिजिनेटर विद दैट ऑफ द इन्वेस्टर, it has been considered necessary that originator should retain a portion of each securitization originated. Okay, मतलब कि अगर आप इस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हो तो कम से कम अपने पास इतना रखना होगा। Now, very important, what does not come under wealth management? बताइए। कौन सा पार्ट सर नहीं है? कौन सा पार्ट नहीं है?
म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल। एक्चुअली क्वेश्चन गलत है। क्यों? ये सारे तो हैं, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक है। ठीक है सर, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक है। ये सारे हैं, इंश्योरेंस, बॉन्ड, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रेटेजी, विल राइटिंग, ये सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट है। ओके, ये सारे पार्ट हैं। चलिए, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था कि वाई एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। सो द पर्पस ऑफ एग्जिट लोड is to discourage short-term trading and to compensate the fund for potential cost associated with the early redemption of unit. The purpose of exit load is to be discourage long-term trading and compensate of the fund for potential cost associated with the early redemption of unit. Any of the above or none. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। है ना? तो इसका जो आंसर होगा सर वो होगा याद रखिएगा हमेशा, हमेशा शॉर्ट टर्म। ऐसा ना हो कि हम तुरंत विड्रॉ कर लें, तो हमेशा म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में आएगा एग्जिट लोड। देखिए बेसिकली एग्जिट लोड क्या है? एक प्रकार का फी है जिसको म्यूचुअल फंड कंपनी इंडल्ज करती है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करता है या सेल करता है बिफोर ए स्पेसिफिक पीरियड, आपसे हम एक चार्ज लेते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि हम आपके पास निवेश करेंगे 5 साल के लिए, आपने 2 साल में ही निवेश कर दिया, तो हमें तो नुकसान हो गया ना, हमें फीस नहीं मिलेगी, तो आपसे हम लेंगे एग्जिट लोड का चार्ज, है ना? तो द पर्पस ऑफ एग्जिट लोड इज टू डिस्करेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करें, एंड टू कंपनसेट द फंड फॉर पोटेंशियल कॉस्ट एसोसिएट विद द अर्ली रिडेम्पशन ऑफ, और जो जिसने किया उसको तो लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए NEFT फुल फॉर्म बताइए जल्दी से क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिए नंबर 1, अगर दोनों बैंक अलग अलग है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर बैंक, तो NEFT काम करता है। नंबर 2, दिस इज द सेंट्रलाइज सिस्टम जिसको RBI मॉनिटर करती है। नंबर 3, टोटल 848 बैचेस होते हैं। नंबर 4, नेपाल में पैसा भेज सकते हैं, मैक्स लिमिट 2 लाख रुपए। इंडिया में लिमिट की बात करते हैं, नो लिमिट, दोनों में मैक्सिमम मिनिमम में नो लिमिट। ठीक है, और अगर आपने NEFT की ऑनलाइन जाके तो कोई चार्ज भी देना नहीं होगा। ओके, चलिए ये चार्ज ध्यान से देख लीजिए एवरीवन। अगर पैसा आ रहा है तो कोई चार्ज नहीं, जा रहा है अप टू 10,000 तो 2.5 रुपये, 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तो 5 रुपये चार्ज देना होगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तो 15 रुपये, और 2 लाख से एबव है तो
₹25। क्लियर? यहां तक समझने में किसी को भी कोई डाउट? लेट मी नो एवरीवन, बताइए जल्दी से। यहां तक समझने में किसी को भी कोई डाउट? लेट मी नो। है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा हाउस होल्ड इनकम मिस्टर राजीव का 8 लाख रुपए है और हमारा जो कारपेट एरिया है 150 स्क्वायर मीटर में है, तो हमने जो लोन अप्लाई किया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना क्लास स्कीम के तहत, तो हम किस में आएंगे? लोअर इनकम ग्रुप में, EWS में, MIG 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2, किस में आएंगे बताइए? तो देखिए हम आएंगे MIG 2 में। द फ्लैगशिप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट, द प्रधानमंत्री आवास योजना। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गारंटी 100% किसी भी शिफ्ट में। इज ए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम दैट एम एट प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020। याद रखिएगा, इसी को बढ़ा के अब कर दिया गया है 2024। और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपका जो स्क्वायर सेंटीमीटर 30 का है तो आप आएंगे EWS में। अगर आप आते हैं 60 में तो भी आप आएंगे 6 लाख रुपए, यानी आप आएंगे LIG में। अगर 120 में है तो MIG 1 में आएंगे। 150 स्क्वायर में है 12 लाख आपको मिलेगा सब्सिडी, MIG 2 में आएंगे। ओके ओके चलिए, व्हाट इज टैक्स फ्री गिफ्ट रिसीव अदर देन रिलेटिव। यानी अगर हमको कोई गिफ्ट देता है रिलेटिव के अलावा तो लिमिट कितनी है? तो याद रखिए लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज़ तक ही है। अगर आपको मैंने दिया 1 लाख रुपए का गिफ्ट तो आपको उस पर ऊपर अगर कोई गिफ्ट है 50,000 रुपीज़ के ऊपर तो आपको लगेगा टैक्स, क्योंकि आपका वो इनकम में शामिल हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट आर रिटेल प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन बहुत लोगों को गलती हो सकता है, आसान तो है। डिपॉजिटरी सर्विसेज, पैरा बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, ऑल। बताइए व्हाट आर क्रेडिट प्रोडक्ट, क्या होंगे? ये सारे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। कौन सा पार्ट सही नहीं है? सो रिटेल बैंकिंग टारगेट एट द इंडिविजुअल सेगमेंट while corporate banking deal mainly with corporate client। ठीक है, रिटेल बैंकिंग इसका काम होता है मास मार्केट पर। सॉरी आंसर ही दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, वही कॉर्पोरेट बैंकिंग जो होती है उसका काम है बेसिकली छोटे स्तर पर काम करती है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है लोन का। बिजनेस टू कस्टमर पे काम करती है रिटेल बैंकिंग, और बिजनेस टू बिजनेस पे काम करती है कॉर्पोरेट बैंकिंग, है ना। जो टिकट साइज है अगर मैं बोलूं वो हमेशा रिटेल बैंकिंग का क्या होगा?
लो होगा और टिकट साइज जो कॉर्पोरेट बैंक का होगा हमेशा हाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एवरीवन। तो आंसर क्या होंगे? सही है, चारे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, आंसर नन। चलिए, इंडिया में अगर पर्सनल लोन सेंक्शन होता है किसी बैंक के द्वारा, उसका बेस क्या होगा? सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉय, मंथली एनुअल इनकम इन केस ऑफ बिजनेस पर्सन, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इन बिजनेस, ऑल और नन। बताइए, जल्दी से बताइए। एवरीवन जल्दी से, आंसर क्या होगा? ऑल। चलिए, ध्यान से आपको निकालना है इसमें से रॉन्ग कौन सा है। क्वांटम ऑफ लोन को लेकर, यानी जब भी हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हाउसिंग लोन में कहीं भी कोई लिमिट नहीं है। कहीं भी फ्लैट लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए कहीं भी कोई सीलिंग नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ बैंक में वेरी करता है, बैंक टू बैंक पॉलिसी। तो फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ हाउस प्लॉट, नो अपर सीलिंग, रिपेयर अमाउंट वेरी, प्लॉट अमाउंट वेरी। आंसर क्या होगा? नन, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, इंडिया में कोई भी सैलरी पर्सन, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉय लोन ले सकता है। पर्पस नया घर लेना है, नई ज़मीन लेनी है, कोई पुराने घर को एक्वायर करना है, और क्वांटम ऑफ लोन हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए, हु आर एलिजिबल फॉर ऑटो व्हीकल लोन? बताइए जल्दी से। इंडिविजुअल इन कंफर्म सर्विस इन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल इन कंफर्म सर्विस इन पीएसबी बैंक और एनी अंडरटेकिंग, पीएसबी अंडरटेकिंग, प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, बिजनेस पीपल, ऑल। लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस। बताइए जल्दी से अगला। ओके, चलिए, इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। पहला, यह है ऑटो व्हीकल लोन की कंडीशन, कौन ले सकता है। पर्पस क्या होगा? नई कार खरीदनी है या सेकंड कार खरीदनी है। अगर आप नई कार खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूज कार खरीद रहे हैं तो 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और मार्जिन इसमें क्या होगा? नया कार है तो 10%, यूज कार है तो 25%, 30%, और 2 व्हीलर है तो 10%। मार्जिन ऑल्सो में वेरी विद द बैंक। चलिए अगला बताइए जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर आपको सर मिल गया होगा कि हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी व्हीकल ऑटो लोन पर मोरेटोरियम पीरियड आपको नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा मोरेटोरियम पीरियड से गाइस एवरीवन। ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होती है? नॉर्मली अगर मैं लोन की ईएमआई नहीं देता हूं तो मेरा लोन एनपीए होगा, बट कुछ कंडीशन में बैंक हमें टाइम देते हैं, जैसे एजुकेशन लोन में, होम लोन में। यानी कि अगर आप ईएमआई नहीं भी दोगे तब भी हम आपके लोन को ईएमआई नहीं करेंगे, एनपीए नहीं करेंगे, विच इज कॉल्ड लोन हॉलीडे। इसे कहते हैं मोरेटोरियम। ठीक है, टेम्परेरी सस्पेंशन और पोस्टपोन ऑफ ईएमआई यूजुअली फॉर फ्यू मंथ्स विदाउट एनी एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर द बोरोवर ऑफ द लोन। याद होगा कोविड-19 सर,
है ना। चलिए अगला बताइए, चार्ज क्रिएटेड बाय, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो चार्ज क्रेडिट होता है ऑटो व्हीकल लोन पे, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे हम हाइपोथिकेशन कहें, प्लेस कहें, मोर्गेज कहें, और इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए ये मार्कर जो है ये मूवेबल है, ठीक। मैंने कहा मार्कर लीजिए और पैसा दे दीजिए। दिस इज कॉल्ड लीन, दिस इज कॉल्ड प्लेज, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मैंने कार लोन लिया आपसे, कार कौन यूज कर रहे हैं? मैं, ठीक है। नहीं अगर लोन दे पाएंगे तो आप कार को ले जाएंगे, तो दिस इज नोन एज द हाइपोथिकेशन। एंड तीसरा हाउसिंग लोन, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। तो व्हीकल लोन हमेशा क्या होगा? विच इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, ठीक है। अगर अंडर एन असाइनमेंट ऑफ लोन ए लेंडर द असाइनर assign its right related to loan agreement to a new lender, उसे कहेंगे असाइनी। चलिए अगला बताइए जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, एवरीबॉडी। डिसबर्समेंट ऑफ लोन को लेकर, डिसबर्समेंट इन केस ऑफ व्हीकल ऑटो लोन डन डायरेक्टली टू द डीलर सप्लायर इनवॉइस done directly to be customer but invoice issued to be obtained for record। अक्सर बैंकर को लगेगा कि जो आंसर है वो होगा बोथ और ए बी, बट रॉन्ग। कभी भी ऑटो लोन आपको पसंद दिया नहीं जाता है, कार लोन, ठीक है। चलिए, व्हाट इज राइट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन लोन सिक्योरिटी को लेकर? बहुत प्यारा क्वेश्चन। Up to 4 lakh, no security, parent to be joint borrower. Above 4 lakhs up to 7.5 lakhs, beside the parent as co-borrower collateral. Above 7.5 lakhs, parent joint borrower tangible collateral must be for all. बताइए जल्दी से। ओके चलिए, तो एक बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया 4 लाख रुपए तक, तो बैंक आपसे कुछ भी नहीं मानेगा। नो सिक्योरिटी, बस पापा हैं, बात खत्म। को एप्लीकेंट, अगर 4 लाख रुपए से लेकर 7.5 के बीच का लोन आपने लिया, तो कहेगा किसी से करवा लीजिए इंश्योरेंस। और अगर इससे एवब का लोन है तो पेरेंट तो हो, साथ में आपको देना होगा कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी, जिससे रिस्क कवर हो पाए बैंक को, ठीक है। 4, लेकिन थर्ड पार्टी गारंटी विल बी वेव ऑफ होगी इफ लोन इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट गारंटी कवरेज। यानी अगर आपका लोन क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत है तो थर्ड पार्टी गारंटी वेव हो जाएगी। अगला, A type of bond give the purchaser a right or an obligation to convert the bond into share of the issuing company. Convertible bond, government bond, fixed rate bond, all। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा गाइस एवरीवन? तो जिस बॉन्ड में पहले से ही पता होता है कि एक सर्टेन टाइम होने के बाद आप हमारी कंपनी के हो जाओगे शेयर होल्डर, और अभी क्या हो? अभी हो डेट होल्डर। अभी आपको मिलना है बस ब्याज, बट एक सर्टेन टाइम होने के बाद क्या होंगे? आप ऑनर बन जाएंगे। यानी आपके पास राइट्स हैं कन्वर्ट करने के लिए अपने बॉन्ड को। मेरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, मैंने इसको पूछा है। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था लास्ट ईयर से, इस ईयर से,
क्या अगर हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो वो टैक्स फ्री है? मुझे बताइए कमेंट करके यस और नो। एवरीवन, इज इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड टैक्स फ्री है कि नहीं है? तो याद रखें, बट एज पर द कंडीशन, कंडीशन क्या है? टैक्स फ्री बॉन्ड आर डेट इंस्ट्रूमेंट issued by Indian government or its authorized entity such as public sector undertaking and infrastructure company. These bonds offer tax free interest income to investor. मतलब इस बॉन्ड पर ये जो आप इंटरेस्ट कमाओगे वो टैक्स फ्री है ना? विच मीन्स द इंटरेस्ट अर्न ऑन सच बॉन्ड, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये एज पर इनकम टैक्स आपको क्या है? रिडीम है, नहीं आपको पैसा मिले, मतलब नहीं लगे। जैसे आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड में कहीं निवेश किया सर, ठीक है, समझिएगा, हर सर आपको मिल रहा है 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये आपको आपका इनकम हुआ, तो ये टैक्स फ्री है टोटली, इस पर आपको लगेगा ही लगेगा। चलिए कल मैंने इस बैच को स्टार्ट कर दिया है और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बैच अपने को जरूर इनरोल करो, बिकॉज इस बैच में पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। नंबर 1 मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा और साथ में मैं यहाँ कवर कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन। इस बैच में जरूर इनरोल करो अपने आप को। और एक ऑफर चल रहा है क्योंकि अभी लॉन्चिंग डे है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं राजीव, तो ये आपको ऑफर दिलाएगा 40% ऑफ इमीडिएट। जितनी भी मैराथन क्लास मैं आज से ले रहा हूँ यूट्यूब पर, उसका सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। इस बैच में इनरोल सभी को करना है। चलिए अगला, अगर हमने लिया एजुकेशन लोन अप टू व्हाट irrespective of sanction amount will be considered as eligible amount to bring for PSL। तो याद रखना एक बेसिक गाइडलाइन है, अगर आपने इंडिया में लोन लिया तो 10 लाख का, और अगर आपने देश के बाहर लोन लिया तो 20 लाख रुपए, ये काउंट होता है PSL। तो यहाँ क्या पूछा है मैंने? इंडिया के लिए, तो आंसर क्या होगा? 10 लाख रुपए। चलिए आराम से पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ ब्लाइंड पर्सन। यानी आपको बताना है कि ब्लाइंड पर्सन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ध्यान से पढ़िए एवरीवन। तो देखिए, जैसे मैं और आप, उसी प्रकार एक ब्लाइंड पर्सन, दोनों के राइट्स सेम होते हैं। दोनों के राइट्स क्या होंगे? एकदम सेम होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो गलत कौन सा है? सेकंड नंबर। अगला बताइए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट? गाइस, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट नीड, हमें पता तो हो कि हम कहाँ निवेश कर रहे हैं, है ना, हम किस डायरेक्शन में निवेश कर रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तीसरा, एडवाइजरी सर्विसेज। फोर्थ वन, स्टेट प्लानिंग। सो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, स्टेट प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये चारों ही जो है बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे वेल्थ मैनेजमेंट के। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा इसका 5 ऑल। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था ये। व्हाट इज एन इनिशिएटिव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू फैसिलिटेट MSME रिसीवेबल पेमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट, TREDS, NFS, MSME, नन। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। समझिए एक्चुअली क्या है ये। जो MSME कंपनीज होती है ना, उनको पेमेंट मिल चाहिए होती है इमीडिएट। तो एक इनिशिएटिव है जिसको
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 2007 में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी भी एमएसएमई कंपनी के क्रिटिकल नीड को पूरा करता है, ठीक है। जैसे मैंने किसी को सामान बेचा और हमें चाहिए पैसा, तो ये पोर्टल आपको पैसा भी देगा, आपको बायर तक पहुंचाएगा। एमएसएमई सेलर जो होते हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर बायर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पीएसयू एंड फाइनेंसियर विल बी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं इन ट्रेड। ये जो प्लेटफॉर्म है हैज़ डबल इट्स बिजनेस वॉल्यूम टू कवर 13,400 करोड़ रुपए इन 21-22 एज अगेंस्ट बिजनेस ऑफ 6500 करोड़ इन द प्रीवियस। दिखा रहा कितना इसमें ग्रोथ आ रहा। और इस प्लेटफॉर्म को 2016 में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट ईयर क्या है? पीछे उन्होंने देखा दिसंबर 2024, पहले कितना था 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन एक लॉन्च हुआ था 15 को, जिसका पर्पस था सभी को घर मिले। द मिशन प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंट टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू स्टेट, यूनियन टेरिटोरी and central nodal agency for providing house to all eligible family beneficiary against the validated demand for houses। चलिए, ये क्वेश्चन तो शायद दोबारा आ गया ना, सॉरी ये तो हो चुका है। चलिए अगला, टेल मी व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट गाइज। सो वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है बताइए जल्दी में। वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है? वेल्थ मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट असिस्ट यू इन मैनेजिंग योर मनी एंड प्रोवाइड यू विद द एडवाइजरी सर्विसेज। वेल्थ मैनेजमेंट रिफर टू ए वेल्थ क्रिएशन। द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। The scope of wealth management is wider and has long-term wealth creation its primary motive। हमारे पास बहुत पैसा है, अब इस पैसे को जो मैनेज करेगा उसे हम कहेंगे वेल्थ मैनेजमेंट, और जिससे हमने ये सर्विस खरीदी उसे कहेंगे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट वन, जब भी हम वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे उसमें क्या होगा? सबसे पहले हम क्लाइंट को असेस करेंगे, फिर पूछेंगे बताइए आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है, फिर उसके गोल के हिसाब से उसको हम देंगे सोल्यूशन। फिर उस प्लान को करेंगे इम्प्लीमेंट, है ना। यानी आंसर होगा ऑल। और फिर लास्ट में करते हैं मॉनिटरिंग द रिजल्ट एंड रिव्यूइंग द प्लान। ए प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेल्थ मैनेजर इंक्लूड, क्या क्या उसमें होता है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ऑल ऑफ द एवम। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एवम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा, यहां कुछ लोग गलती कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं सर म्यूचुअल फंड बेसिकली। या तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल
पूछा जाए कि टाइप कितने होते हैं, टाइप बहुत सारे होते हैं, इक्विटी में, डेट में, किस में। बट जब भी कहीं आपसे पूछे ना कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मैच्योरिटी सर क्या होगी, तो मैच्योरिटी मतलब या तो हम पैसा लगा के भूल जाए, या तो जब मन करे हम तो पैसा लगा दे। तो या तो होगा ओपन एंडेड फंड और या तो होगा क्लोज एंडेड फंड। ठीक है। कन्वर्टेबल क्या होगी, डिवेंचर होता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिसमें अलाउ करते हैं हम किसी इन्वेस्टर को टू विड्रॉ ए फिक्स अमाउंट एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल, वन कैन चूज द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसमें हम टाइम टू टाइम पैसा ले सकें। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, NAV, या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ऑल और नन। द आंसर इज ऑल। यानी हमने निवेश किया 5 लाख म्यूचुअल फंड में ना, और हमने कहा मैं हर 1 साल पर 1 लाख रुपए उसमें से विड्रॉ करूंगा सर, ऐसा कोई प्लान बताइए। ये हुआ हमारा SWP। नाउ हमारे पास पैसा कम है तो हमने हर महीने जमा किया 5,000 रुपए हर महीने, और ये हमारा हो गया SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए अगला। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ये सारे तो क्वेश्चन आपको जिन्होंने जो मेरे साथ अपने आप को एनरोल किए होंगे सिलेक्शन बैच में, लेक्चर बैच में, क्रैकर बैच, उनको समझ में आ रहा होगा कि रियली जो आपने क्लास में कवर किया वही एग्जाम में आया है। और इस बार भी मैं गारंटी देता हूँ, इतनी बार हम लोग करेंगे ना प्रैक्टिस की, रट जाएंगे क्वेश्चन आपको पॉइंट। ए प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड बाय wealth management, investment planning, retirement planning, tax planning, all of the above. चलिए, इन नवंबर 2006 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, किस पर, प्रोसीड्यूर एंड परफॉर्मेंस को लेकर, ऑडिट को लेकर, कि जो पब्लिक सर्विस को दी जा रही, लोगों को सर्विस दी जा रही बैंक के द्वारा, उसको कैसी सर्विस मिल रही है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री SS तारापोर कमेटी, डॉक्टर YV रेड्डी कमेटी, डॉक्टर C रंगराजन कमेटी, और नन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एवरीबॉडी नो, तो अंडर द तारापुर कमेटी, और इसी कमेटी के कारण हमारे इंडिया में बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अकॉर्डिंगली द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया was set up on 18th of February 2006 as a collaborative effort of RBI and बैंक। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए, इस बार भी एग्जाम में आएगा जरूर, एमर्जमेंट को लेकर। एमर्जमेंट RBI नवंबर 2020 में इंप्लीमेंट हुआ इन द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड, ठीक है, टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है, सभी को पता होगा, एंड मोर रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर ऑफ एंटिटी। तो इस केस में 3 स्कीम पहले चल रही थी, उसको मर्ज किया गया। वो कौन सी है? नंबर 1 द बैंकिंग 2006, नंबर 2
अम्बर्न स्कीम फॉर NBFC 2008। नंबर 3 डिजिटल ट्रांजेक्शन 19। आंसर हमारा क्या हो गया? ऑल। ठीक है, चलिए अगर हमें DD में बनवानी है कैश पेमेंट लिमिट कितनी है? तो अगर आप DD बनवाते हैं कैश तो लिमिट इतनी ही है। उसके बाद कैसे बनेगी DD सर? अकाउंट के द्वारा, विच इज कॉल्ड डिमांड ऑफ। इंडिया में बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का एम था क्या? प्रमोट करना गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, encourage market force through competition to achieve higher operating standard and promote a fair and cordial relationship between customer and their bank, all the above। बताइए याद रखिएगा BCSBI भी वर्किंग नहीं है, रेजोल्यूशन पास हो चुका है एवरीवन, है ना, एवरीवन। फोर नौ, ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया था एग्जामिनेशन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है ना, समझिएगा। पहले तो मैं एक बेसिक बता देता हूँ। नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। सबसे ऊपर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर होता है नेट प्रॉफिट। आपका जो भी सेल हुआ उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कर दिया माइनस, लागत को, तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी में से आपने माइनस कर दिया अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, लाइक सैलरी, रेंट, व्हाटएवर, तो आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसी OP में से आपने दे दिया सरकार को टैक्स, तो आ गया NP। तो किसी भी बैंक की जो फर्स्ट लेयर है विच इज कॉल्ड GP, सेकेंड विच इज कॉल्ड OP एंड थर्ड विच इज कॉल्ड NP। तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको अगर हम टोटल सेल से माइनस कर दें तो वो हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिटेबिलिटी की सेकेंड लेयर को कहते हैं हम लोग OP। चलिए अगला, व्हाट डज वन मीन बाय द प्रॉफिटेबिलिटी? बताइए। Profitability is a measure of an organization profit related to its expenses. Organization that more efficient will realize more profit as a percentage of its expenses. Profitability is a measurement of efficiency and ultimate its source or failure. Profitability can be business ability to produce a return on investment based on its resources in comparison with alternative investment. एंड 5 क्या होगा? ऑल। ओके, एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या होती है कि आपकी बेसिकली एफिशिएंसी क्या है, और कभी भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, हम इसको नंबर में नहीं देख सकते हैं। हमारी जो एफिशिएंसी है वो हम निकालते हैं।
मे एग्ज़ाम में किसी शिफ्ट में एक केस स्टडी और किसी में 2 आई थी, ठीक है, 2 आई थी मैक्सिमम। बट हम लोग इस बार केस स्टडी कुछ कर लेंगे, जैसे हाउसिंग लोन पर, व्हीकल लोन पर, क्रेडिट कार्ड पर, क्या पता पूछ दिया जाए। 7 लाख का लोन हमको चाहिए, हमें नई कार खरीदनी है, ये कोटेशन है, बताइए हमें लोन कितना अप्रूवल होगा। तो बड़ा सिंपल है, 7,50,000 रुपये लिख लीजिए, 15,000 लिख लीजिए सर, और 25,000 लिख लीजिए, जोड़ दीजिए, 790,000 रुपीज़ जो हो गया, ये आपका कोटेशन है 7,90,000। तो 15% मार्जिन, मतलब कि ये आपको देना होगा। तो अगर आप इसका निकालेंगे 85%, तो वो कितना हो गया, वो आपका हो गया 675, यही आंसर हो गया। क्लियर? इंडिया में जो बैंक है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? फुल्ली आउटसोर्स मॉडल, पार्शियली आउटसोर्स मॉडल, इन हाउस मॉडल, एनी वन ऑफ द एबव, बताइए। कोई मॉडल यूज हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने रॉन्ग किया था, इसको जरा समझ लीजिए। इंडिया में एक नेटवर्क जिसका नाम है एनएफएस, जो एक नेटवर्क देता है बैंकों को कि आप इस नेटवर्क का यूटिलाइज करके आपके कस्टमर दुनिया के किसी एटीएम को कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप एक बैंक है और आप एज ए मेंबर जुड़ते हैं हमारे साथ, तो फीस आपकी होगी 3 लाख रुपए। फीस कितनी होगी? फीस आपकी होगी 3 लाख रुपए, आप अगर मेंबर हैं तो। और अगर मेंबर नहीं, आप जुड़ते हैं किसी स्पॉन्सर के द्वारा, तो फीस आपकी है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? नो। यहाँ आंसर कितना होगा? 3 लाख रुपए। ठीक है, चलिए। इंडिया में IDRBT, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो IDRBT ने इंडिया में किसको बनाया? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क को बनाया, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को बनाया, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी को बनाया, ऑल, बताइए। सबको बनाया। चलिए, इफ्तास को किसने टेक ओवर कर लिया? IDRBT ने तो बनाया ही था, IIBF ने कर लिया क्या? RBI ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने? 2019 में इफ्तास को खरीद लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, चलिए। मान लीजिए आपका लोन हो गया NPA, आप पैसा दे नहीं रहे हो। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया सरफासी का। तो अगर सरफासी की बात करते हैं तो आपके घर को लेने से पहले हमें आपको नोटिस देना होता है, टाइम देना होता है कि भाई आपका घर हम लेने वाले हैं, पोजीशन करने वाले हैं। तो टाइम लिमिट कितनी है? 60 डेज, 45 डेज, 50 डेज और 30 डेज, बताइए। एवरीवन। तो इसका आंसर हमारा होगा 60 दिन। अगर बेचने जा रहे हैं तो 30 दिन। अंडर सरफासी 2002 में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सॉरी, वो कहाँ होता है? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, या सेंट्रल रजिस्ट्री के पास। तो हमेशा सेंट्रल रजिस्ट्री के पास उसकी ट्रांजैक्शन रजिस्टर होती है। अब आपने कहा एज ए SBI कि डियर राजीव सर, पैसा दो भाई, अपनी NP को चुकाओ, नहीं तो हम आपका घर खरीद लेंगे, वापस ले लेंगे।
तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैंने किया ऑब्जेक्शन। अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन कर देता है तो उस केस में आपको रिप्लाई करना है पार्टी को, आप मतलब बैंक को, 15 डेज में। ऑब्जेक्शन मस्ट बी रिप्लाई विद इन 15 डेज गाइस। चलिए, द प्रोविजन ऑफ सरफासी इज अप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लीन और प्लेस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड, लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कभी भी सरफासी 1 लाख रुपए से नीचे पर नहीं लगता है, एग्रीकल्चर पर नहीं लगता है, और कभी प्लेस पर। भाई सरफासी का मतलब क्या होता है कि हम आपसे पोजीशन लेने की राइट लेंगे ना, मेरे पास राइट है, सामान जो आपने के पास है घर, हम ले लेंगे, तो दिस इज कॉल मॉर्गेज। कभी उसमें प्लेज नहीं आएगा, कभी उसमें हाइपोथिकेशन नहीं आएगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। चलिए, हम इससे अनहैप्पी हुए। एज ए कस्टमर हमें कंप्लेन करनी, कहाँ जाएं? एकदम रट लीजिए, डीआरटी में आप जाएंगे। डीआरटी में अगर आपका अमाउंट 20 लाख रुपए से एवब का है, आप तभी जा पाएंगे। इससे कम अगर है तो कहाँ जाएंगे? लोक अदालत में। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया, 20 लाख रुपए। ओके, एक बात मुझे सही से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि आज जो मैंने 60 क्वेश्चन आपको कराए हैं बेस्ड ऑन मेमोरी, उसमें आपका स्कोर क्या रहा? और मुझे रियली बताइएगा, जो हमारे बैंकर्स हैं जिन्होंने अपने आप को एनरोल किया सिलेक्शन बैच में, लक्ष्य बैच में या लक्ष्य बैच 2 में, जिन्होंने क्लासेस की है, क्या आप अपने को एवेल्युएट करिएगा, आपका स्कोर 16 में नहीं आएगा? मैं गारंटी देता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ईजिली आपका स्कोर 60 प्लस आएगा, क्योंकि हमने क्लास में इससे भी ज़्यादा हार्ड लेवल कवर कराया है। अब जिन्होंने नहीं क्लास की, अभी भी टाइम है 2 वीक का, मैं पूरा कराऊंगा उसमें रिवीजन। जुड़िए मेरे साथ डेली शाम 7 बजे। कहाँ जुड़ेंगे? तो यहाँ जुड़िए। अच्छा, कुछ लोगों को ये बैच नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, मैं दिखाता हूँ। गूगल पे जाइए, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, गूगल पे जाइए और वहां पर आपको टाइप करना है ओलीबोर्ड। ठीक, तो विंडो ओपन होगी ओलीबोर्ड का। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हमें जाना है तुरंत कोर्स में, कहाँ जाना है? कोर्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स में क्लिक करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, आपके सामने ही दिखेगा दिस वन। ये देखिए, सामने दिखेगा दिस वन। क्लिक करिए, एनरोल पे क्लिक करिए। कितना प्राइस दिख रहा है? 1499। कूपन कोड आपके पास होगा ही, RAJEEV का नाम। कितना प्राइस हो गया? ओनली 899। इसमें सारा रिवीजन दूंगा, सारे यूट्यूब के मिनी मैराथन की क्लासेस की PDF यहीं मिलेगी आपको, मैराथन क्लास आपको यहीं मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा रिवीजन के फॉर्म। आज ही अपने आप को इनरोल करें और मुझे बताएं इस वीडियो के लास्ट में जाके कि आपको ये सेशन कैसा लगा एवरीवन, जैसे मुझे समझ में आएगा कि बेस्ड ऑन मेमोरी जो है वो आपको कैसी लगी। ठीक है एवरीवन, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल, वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड सपोर्ट। नाउ बाय बाय एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड टू गेट द सक्सेस। थैंक यू।